सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बिलावल भुट्टो साहब तकरीर कर रहे थे और वो ये लोगों को बता रहे थे कि इस मुल्क में आइनी जो इस्लाहात है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और उनका ये कहना है कि इस आइनी इस्लाहात की ज़रूरत इसलिए भी है कि इस आइनी इस्लाहात की बुनियाद पर पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी। तो जमहूरी क़ुव्वतों को इस वक्त ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए और इस बिल को जो आइनी इस्लाहात की सूरत में ख़ास तौर पे जो उनका बहुत अहम ज़ोर है और वो ये है कि एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन गुफ्तगू के दौरान उन्होंने दो बातें की जो कि हमारे सामने भी बात आई कि एक तरफ पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आपका बेंच। अब जिस तरीके से मीडिया में जो खबर चल रही है कि मुसव्वदा पर तकरीबन तमाम सियासी जमातें पार्लिमानी कमेटी में जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनी है उसमें जिसको हेड कर रहे हैं खुर्शीद शाह साहब, तमाम सियासी जमातों ने मुश्तरका उस मुसव्वदे को पास कर दिया है और वो मसविदा अब काबीना में जाएगा जहाँ से अप्रूवल होगी, उसके बाद वो असम्बली आएगा, टेबल होगा और वोटिंग होगी। लेकिन उस मसविदे के हवाले से जो बात की जा रही है उसमें जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपके इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा रही है कंडीशनल कि वो अपनी शहरियत छोड़ दें, दूसरी तरफ जो है वो आइनी बेंच की बात की जा रही है और वो इस तरीके से कि 3 सीनियर आपके जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो जो पार्लिमानी कमेटी होगी जो बनाएगी सुप्रीम जुडिशल कमीशन उसके ज़रिए ताकि जजेस की अपॉइंटमेंट हो और वो पार्लिमानी कमेटी इन 3 जजेस में जो सीनियर मोस्ट होंगे उनमें से चीफ जस्टिस आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चीफ जस्टिस बिल्कुल अलग होगा और आपके जो आपका सुप्रीम कोर्ट का है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की ज़रूरत इसलिए है जिसके ऊपर हुकूमत और मुख्तलिफ बड़ी सियासी जमातें जो बात कर रही हैं वो 2 बुनियादों पे करती हैं। एक तो मीसाक़ जमहूरियत का हवाला देती हैं कि ये फ़ैसला मीसाक़ जमहूरियत में हुआ था और उसमें दूसरी बड़ी सियासी जमातें शामिल थीं। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत इसलिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 60,000 पेंडिंग केसेस हैं एपिलेट, ज़ाहिर आखिरी जो है वो कोर्ट यही होती है और 12-15 साल से वहाँ लोगों के केस है और उन अवाम के केसेस को कोई सुनता नहीं है। ज़्यादातर केसेस सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को सुनता है जिसकी वजह से उन तमाम लोगों की जो 60,000 केसेस है उनकी हक तलफी हो रही है। लेकिन क्या आइनी बेंच बनाने से वो 60,000 वाला मसला हल हो जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना ज़रूरी है? यहाँ पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हुआ मैं आगे जाता हूँ कि दुनिया में तकरीबन 85 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो हैं एज ए जज काम करते हैं। लेकिन 2 दर्जन से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी अलग है और सुप्रीम कोर्ट भी अलग है। ये सारे फौजदारी मुकदमात, आपके क्रिमिनल केसेस और ये सारे मैटर्स देखती है आवाम के और ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर देती है जिसकी बातचीत जारी है। बिलावल भुट्टो का ये स्टेटमेंट है कि अगर जो मैं अब जा रहा हूँ इस प्रोग्राम की तरफ, इस आइनी इस्लाहात को जो लाया जा रहा है अगर मुत्तफ़क़ा तौर पर पास नहीं होता है तो फिर हम जाएंगे आपके मुतनाज़ा यानी सिलेक्टेड तौर पर इसको पास किया जाएगा। जाहिर है उसमें अपोजिशन शायद इनकार करे, पीटीआई इनकार करे या कोई और इनकार करे, वरना उनकी कोशिश है कि तमाम मिलकर इस आइनी इस्लाहात को लाया जाए। लेकिन एक वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि ये आइनी इस्लाहात अगर पास नहीं होता है तो इससे नुकसान पाकिस्तान में मौजूद जमहूरी क़ुव्वतों को है, सियासत को है और पार्लियामेंट को है, तो इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। इस मौजू में बात करने के लिए मेरे पास 2 गेस्ट हैं
और वो हैं जनाब हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और मेरे साथ दानियाल अजीज़ हैं, साबिक चेयरमैन नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान। आपका ही बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की तरफ आ जाता हूँ पहले और उनसे पूछ लेता हूँ। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, हुकूमत ये कह रही है कि मौशी जो बहरान था उस पर हमने काबू पा लिया है और वो अब ट्रैक पे आ चुका है, और इसकी नवीद जो है मोडीज़ भी दे रही है, फिच भी दे रही है, IMF भी दे रही है, गैर मुल्की इदारे भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की गई, उसको भी हमने रेगुलेट कर लिया, कंट्रोल कर लिया है, और मुल्क में कोई बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है। लेकिन हाँ, वो ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में आईनी बहरान सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है 8 रुकनी बेंच का, और उसके बाद उन्होंने अभी हालिया उन्होंने फिर ऑब्जर्वेशन जो वजाहत थी वो दोबारा कर दी है। इधर इलेक्शन एक्ट 2017 है, इधर आईनी अदालत बनाई जा रही है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी बात की जा रही है, आईनी बेंच की भी बात की जा रही है, और फिर इलेक्शन कमीशन फैसला देने वाली है रिजर्व सीट के हवाले से। तो ऐसी सूरत हाल में वो आईनी बहरान अगर पैदा होता है तो जाहिर है उसका इफेक्ट सियासत पे भी आएगा और मईशत पे भी आएगा। क्या कहेंगे सर आप? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखें जी, मेरे नज़दीक तो बहरान एक ही है, और वो सियासी बहरान। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत अगर ये कहती है कि सियासी बहरान नहीं है, तो मैं इसे तजाइल आरफाना कहूँ, तगाफल कहूँ, तसाइल करूँ, एक्सपीडियंसी कहूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन ये ऐसी है जैसे आंखें बंद करके रखने वाली है, क्योंकि आप जो सियासी बहरान की कुछ वजूहत होती हैं, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होती, सियासी बहरान हल ऐसे नहीं हुआ करते। और ये सियासी बहरान कोई अब का नहीं है, ये 2014 से ये वो कहते हैं ना स्टर क्रेजी, एक ऐसा पागलपन का दौरा इस मुल्क में पड़ गया था कि जिसमें 2014 से इस मुल्क में सियासी बहरान के लिए एक जिसको कहना चाहिए कि जलगार हुई थी। और वो कहाँ से शुरू करें, सियासत नहीं रियासत बचाओ एक नारा लगा था अप्रैल 2014 के अंदर, और होता होता वो फिर कई उसके बाद 2018 के अंदर एक हाइब्रिड सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। उस हाइब्रिड सिस्टम के अंदर से एक और हाइब्रिड सिस्टम निकला, फिर उसके निगरान का फिर एक और हाइब्रिड सिस्टम निकला, निगरान का फिर ये आजकल का सिस्टम है, जो कि 2018 में कराए हुए सिस्टम की एक बदतरीन शक्ल है। ये तो है आपकी जो बिल्कुल एक साफ शफाफ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। अब यह है कि सियासी बहरान के हल करने के कुछ प्री रेक्विजिट्स है। पहला बात यह है कि सियासत में आजकल में सारी सियासी जमातें सिवाय तहरीक इंसाफ के इररेलेवेंट हो चुकी है। इररेलेवेंट इसलिए कि आप PTI के तनाजर में तो आजकल की सियासी जमातों को डिस्कस करते हैं, कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाए तो फिर शायद किसी एक उसकी चीज़ को आप डिस्कस करते हैं, लेकिन अमलन सियासी जमातें हमारा डिस्कशन में नहीं आती पिछले कई साल जो है महीनों से, कई 1.5-2-2.5 साल से। क्या होता है जी, PTI और एस्टैब्लिशमेंट ज़ाहिर है रेलिवेंट है, एस्टैब्लिशमेंट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली फॉर द राइट रीज़न और द रॉन्ग रीज़न वो इस वक्त सियासत के अंदर फरीक है, वो मौसर फरीक है। और तय ये कौन, जब मुझे को पूछते हैं जी क्या सियासत किधर जा रही है, मैं कह जी पहले आप मुझे इमरान खान साहब का ये PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो एक ड्यूल चली हुई है, जो एक जो है जंगो जिदल का माहौल है, इसका पहले मुझे हल दे दे। इनमें से एक ने को पिछाड़े जाना है, क्योंकि अब वो ख़त्म हो, रिकन्सिलिएशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं हमारे यहाँ इस तरह की लड़ाई में, आज तक मैंने नहीं देखी। एक फरीक को कैपिचुलेट करना होता है, एक फरीक को बिल्कुल ख़त्म होना होता है, और एक फरीक को जीतना होता है। आज तक तो जो है हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फ्लाइंग कलर के साथ कामयाब हुई है। ये तो होगी आपकी सियासत में। बाकी जो आपकी इक़्तिसादी सूरत हाल है, कोई भी बहरान है वो इसकी कोख से जन्म लेता है, ये बाय प्रोडक्ट है। ये मैं इस आइडिया को कभी भी आज तक पाकिस्तान की तारीख में, जब से मैं सियासत में शऊर खोला है और मुझे 52 ईयर्स 53 ईयर्स सियासत को डिस्कस करते या प्रैक्टिस करते या इसके अंदर या बाहर पेरिफेरी पे मैं इसको देख चुका हूँ कि इसके अंदर कभी ये हुआ ही नहीं है कि आप जो है सियासी बहरान की जो है ना गैर मौजूदगी में मुल्क में कोई और बहरान आए। दुनिया में जिन कौमों में तरक्की किया है, आज मॉडर्न नेशन सिस्टम में देख लें,
हर एक में चीज़ कॉमन है, सिस्टम कोई भी हो लेकिन स्टेबल है। चीन को देख लें, इंडिया की टूटी पड़ी जमहूरियत देख लें, गल्फ की जो है आप देख लें, जो रियासतें हैं जो कि जहाँ पे मलूकियत है, और फिर उसके बाद आप वेस्ट देख लें, यूएसए देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें। तो आपको सियासी इस्तेहकाम नजर आ रहा है, आपको सियासी इस्तेहकाम नजर आ रहा है, और आप ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मैं आगे पूछूंगा जरा, मैं दानियाल अजीज साहब की तरफ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं है, इस वक्त नहीं है सियासी इस्तेहकाम नहीं है। अगर कोई मुआशी आप कह रहे हैं सियासी इस्तेहकाम नहीं है, वो मुआशी टेम्परेरी, ठीक है आप समझते हैं टेम्परेरी होगा, लास्टिंग नहीं होगा। नहीं, आप ये समझे टेम्परेरी है या नहीं है, ये बताएं ना सर। इस वक्त तो सियासी कह रहे हैं कि हुकूमत कह रही है, बहुत अच्छे साइन है, ठीक है एससीओ देखो डॉक्टर साहब, एससीओ कराना गैर मामूली चीज है, ठीक है ना, ये कोई आम कामयाबी है ना सर, ये कामयाबी है ना हुकूमत की, इन हालात में मुल्क को चलाना। यस, तो ये कामयाबी तो है डॉक्टर साहब, लेकिन आप कोई कह रहे हो ना कि आया ये कहें कि ये कोई लास्टिंग है, नहीं मैं ये नहीं, मैं तो सवाल ये पूछो, मैं तो सर जो प्रेजेंट स्टेटस है उसकी, मैं तो सर प्रेजेंट स्टेटस की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरी एक बात सुन ले जी, डॉक्टर साहब मेरी एक बात सुन ले, मेरे आगे चले जाए, मेरी एक बात सुन लेना जल्दी, एक बात सुन। मैं सियासत को स्टॉक एक्सचेंज की तरह डेली इसको तार चौक पे नहीं देखता हूं। मेरे नजदीक सियासत जो है ये सालों का ध्यायु का इसका एक अमल है, और उसका नतीजा निकलता है, तो ये पूरी कौमों की तारीख है। दानियाल अजीज साहब से पूछ लेते हैं, दानियाल अजीज साहब, आप मसलन इसको कैसे देखते हैं कि वाकई मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम बेहतर हुआ है, सियासी इस्तेहकाम बेहतर हुआ है, और एक आइनी बहरान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और लोगों का ये ख्याल है कि अगर ये आइनी बहरान जो आने वाला है, अगर इसको रिजॉल्व नहीं किया जाता है, तो फिर इसका इफ़ेक्ट सियासी बहरान की तरफ जाएगा और मुआशी बहरान की तरफ जाएगा। कैसे देखते हैं सर? इसमें जी दो बातें मैं करना चाहूँगा जो बहुत अहम है। एक तरफ जब मैं अपनी याददाश्त को देखता हूँ तो मुझे जुडिशरी के मुख्तलिफ हरकात याद आते हैं। मसलन एक जो पहली हुकूमत थी पाकिस्तान की जिसमें जुडिशरी ने बाकायदा मोहर लगा दी कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, ऐसे वज़ीर आज़म को उठा के हटा दिया गया कि रिसीवेबल का लफ्ज़ जो है वो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में एक एसेट कहलाता है, लिहाजा आपने रिसीवेबल डिक्लेयर नहीं किया तो हम आपको हटा रहे हैं। पता क्या चला कि 1891 से पहला ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की एडिशन बनी, 10 एडिशंस आई, उन 10 की 10 एडिशनों में सिरे से रिसीवेबल का लफ्ज़ ही नहीं है। छोड़ दें इस बात को कि वो टाइपोग्राफिकल एरर था, क्लरिकल एरर था, यानी सिरे से लफ्ज़ ही नहीं है। और दूसरी जानब जब ये हनीफ अब्बासी का केस चल रहा था, मैंने वो सारा केस निपटाया, और उसमें जब हमने क्या देखा कि ये कह दिया गया कि इमरान खान सादिक और अमीन है, क्योंकि इमरान खान साहब ना डायरेक्टर हैं न्याजी सर्विसेज के और ना ही शेयर होल्डर हैं, हालांकि उनका एफिडेविट मौजूद है कि सारी कंपनी मेरी है, मैंने बनाई है। तो उससे ऑफशोर का काम ही होता है छुपाने के लिए कि आप किसी और नाम से होता है जो असल बेनिफिशियरी कोई और होता है। तो उससे उन्होंने कह दिया कि जी ये सादिक अमीन है, और उसको जहांगीर तरीन को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो जब मैंने बाहर आके स्क्रिप्ट का अल्फाज इस्तेमाल किया कि जी एन स्क्रिप्ट के मुताबिक है, स्क्रिप्ट हमें किसने बताया था? स्क्रिप्ट हमें बताया था मखदूम जवेद हाशमी ने, जो प्रेसिडेंट था पीटीआई का। उसने कहा कि ये मुझे बता दिया इमरान खान ने कि मिल के जुडिशरी के साथ नवाज शरीफ की हुकूमत हटानी है। तो जब इस तरह की हरकत नजर आती हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर मान के माफ़ी मांग लेते हैं, तो तवक्को ये होती है कि शायद माजी की गलतियां गिनवा के ये आइंदा वो गलतियां नहीं करेंगे। ये तो तस्वर में ही नहीं था कि वो माफिया इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इन्होंने नए टक लगाने हैं पाकिस्तान की आवाम को, और वो टक लगाने शुरू कर दिए अपनी आपस की लड़ाइयों की वजह से। और मैं तो हैरान और परेशान हूँ कि इतने इतने बड़े मुनसब पे, इतने इतने बड़े ओहदों पे बैठ के किस किस्म की ये एक स्कूल प्ले ग्राउंड वाली जो है मुख्तलिफ किस्म की हरकत कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मुसद्दा बताया जा रहा है कि जी ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का तसलसल है, ये इन्हीं की तकरीर में अभी जो सुन रहा था मैं आपके चैनल पे, जो ये कहते हैं कि जितनी हमें पॉलिटिकल स्पेस दी गई है हमने उतने में ही खेलना है, और अगर ये ना मुसद्दा पास हुआ तो फिर दुआ मांगे जमहूरियत के लिए। तो ये क्या कहना चाह रहे थे, कोई खतरा है? तो इतनी जल्दी किस बात की? अगर ये स्पेस इनको मिली हुई है तो फिर इसको ऐसा तरीके से कर लें। अब आप देखें कि जो सियासी इस्तेकाम की बात है, जो अभी सेनेट में तकरीरें हो रही हैं,
जो नेशनल असम्बली में तकरीरें हो रही हैं, जिन जमातों से ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारे मुसद्दे को पास करेंगे, उनके जो अहम अरकान हैं वो क्या बातें बता रहे हैं कि किस किस्म का माहौल बनाया गया पूरे पाकिस्तान में। तो आपका क्या ख्याल है, ये सियासी इस्तेहकाम को आगे बढ़ाएगा, तरमीम पास हो या ना हो? और जो अवाम है उनको बताया जा रहा है कि आपके लिए ये सारा कुछ हो रहा है ताकि आपको फौरी इंसाफ मिल सके। यहाँ भाई भाई को कत्ल कर रहा है एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से, कीमतों की वजह से, महंगाई की वजह से लोग शिकस्त और रेख्त हो गए हैं, पमाल हो गया, गरीब मिडिल क्लास तबाह हो गई है, मिट गई है, और उस पर किसी किस्म की असेंबली में बहस ही नहीं है। जबकि स्टेट बैंक जो कि जिम्मेदार है महंगाई को कंट्रोल करने का, उनका एक ही मकसद है जिंदगी का, स्टेट बैंक का, जब से इनकी तरमीम हुई है कानून में कि आपने महंगाई नहीं होने देनी, और महंगाई पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर चले गई। तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कहाँ गई वो तकरीरें, कहाँ गई वो पार्लियामेंट? अवाम की तो बात ही नहीं हो रही है, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और अवाम बेचारी मिट गई है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है। आज तक आप देखें ये कोई फैसला नहीं कर सके FBR का। कभी हमें कंसल्टेंट बताते हैं, कभी मैकिन्जी बताते हैं, कभी किरनी बताते हैं, कभी ये कहते हैं कि वर्किंग ग्रुप बन गए हैं, कभी कहते हैं पहली टास्क फोर्स, दूसरी टास्क फोर्स, तीसरी टास्क फोर्स। आज परसों मैंने पढ़ा अखबार में कि जो नए इन्होंने FBR के चेयरमैन लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि 1988 से लेकर आज तक हम कुछ नहीं हासिल कर सके FBR में, और ना ही कुछ हो रहा है। ये अखबार में सुर्खियां लगी हुई हैं। तो आप फिर मुझे बताएं कि अगर आप ये काम कर ही नहीं सकते हैं जिससे पाकिस्तान को दुश्वारी हो रही है, पाकिस्तान की मईशत को दुश्वारी हो रही है। अभी इन्होंने IPPs के साथ पहले कहते रहे कि हम बिल्कुल नेगोशिएट नहीं कर सकते, हम बात ही नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते, ये तो तबाह हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल इमेज। अब आके उन्होंने सारों के वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, और हमें क्या बताया कि 45 पैसे फी यूनिट जो है बिल में फर्क पड़ेगा। यानी किसी किस्म का इनको कोई अंदाजा ही नहीं है कि अवाम जो है वो किस तरह पिस रही है और क्या उनकी हालत है। ठीक है सर, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद बात करता हूं। लेकिन यहां पे कहता चलूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मैं नहीं कहता, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, और पाकिस्तानियों के लिए भी, जिसका रीजन दिया जा रहा है कि 60,000 पेंडिंग केसेस हैं जो मुसलसल बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन अवाम के केसेस, जो पाकिस्तानियों केसेस है, सालों साल से नहीं सुनती है, सिर्फ वो मैटर सुनती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होते हैं, क्योंकि उससे उनकी पोजीशन, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। इसलिए ये नहीं, और असल सुप्रीम कोर्ट बनाया इसलिए गया है कि अवाम के वो आखिरी लेवल पर जो एपीलीट के लिहाज से जो केसेस हैं वो सुना जाए। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत पाकिस्तान को है, पाकिस्तानियों को है। लेकिन हुकूमत, अपोजिशन और जजेस, मैं नहीं कहता, बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये तीनों मिलकर अब ये चाह रहे हैं कि एक आईनी बेंच बनाया जाए, और ये बेंच अवाम का मसाइल हल नहीं करेंगे, 62,000 केसेस का मसला हल नहीं करेंगे। हुकूमत का फायदा होगा, जुडिशरी का फायदा होगा, और इसके साथ साथ अपोजिशन का फायदा होगा। तो आईनी बेंच इन तीनों को फायदा पहुंचाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अवाम और पाकिस्तान को पहुंचाएगा। ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक छोटे सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ आऊँगा अपने गेस्ट से माजरत के साथ कि बिलावल भुट्टो की तकरीर की बुनियाद पर हमारे कुछ टाइम वो ले गए हैं, तो हमारे पास 5 मिनट हफीजुल्लाह न्याजी साहब के लिए और 5 मिनट दानियल अजीज़ साहब के लिए। तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आप ये मानते हैं, जैसे कि दानियल अजीज़ साहब ने भी कहा और हम देखते भी हैं, कि माजी में अदालती फ़ैसलों ने मुल्क की जड़ें हिला दी सर, गैर कानूनी, गैर आइनी फ़ैसले किए जिसकी बुनियाद पर हुकूमतें तो गई लेकिन बड़े बहरान भी पैदा हुए और मुल्क को और आवाम को बहुत नुकसान पहुँचा है। अब जबकि अदालती फ़ैसलों ने पाकिस्तान के दरो दीवार हिलाए हुए हैं, ये मौका है पार्लियामेंट के पास कि वो पार्लियामेंट के अंदर तमाम सियासी जमातें जो सब विक्टिम हैं, ज़्यादातर बड़ी सियासी जमातें इन अदालती फ़ैसलों की विक्टिम हैं, तो वो पार्लियामेंट में कानून साजी करें, ये मौका हाथ से ना जाने दें। लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों में इत्तफाक नहीं है। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, ये एक ऐसी सूरत हाल है कि मेरा नहीं ख्याल कि
हम जिस जगह खड़े हैं और या हमारी सियासी जमातें जिस जगह पे अपने आप को ले आई हैं या जो कुछ सूरत हाल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके अंदर अब कोई बंदा किसी को कोई स्पेस देकर नहीं हो सकता। ये देखिए एक ज़माना था, मैं तो 77 की जो मूवमेंट थी भुट्टो साहब के खिलाफ जो PNA ने चलाई थी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने, तो मैं तो सड़क के ऊपर गुजारी है। मैं उस वक्त बड़ा एक्टिविस्ट था, स्टूडेंट था, बहुत बड़ा जिसको कहना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिविस्ट था, नुमाया तौर पे हम उसमें शरीक थे, उसके अंदर शामिल थे। अब बताएं ये कि वहाँ पे भी भुट्टो साहब की किताब पढ़ लें, इफ़ आई एम हैंग, या कन रिफ्यूजी की किताब द लास्ट 323 डेज ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दोनों जगह पे भुट्टो साहब कहते हैं कि सिर्फ एक ही सूरत हाल है कि इस मुल्क को निकालने की, कि सियासतदान आपस में मिल बैठे, और सियासतदानों को मिल बैठना आता है। ये वो भुट्टो साहब कह रहे हैं जो कि पब्लिक में और बाजार जैसे ये देते थे कि जैसे वो किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये ना तो बैठे और उन्होंने बार बार आइन दिया, तो बिल्कुल एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट, 2/3 मेजॉरिटी थी उनके पास सेनेट में भी और 2/3 मेजॉरिटी थी उनके पास असेंबली में भी, लेकिन उन्होंने एक एक बंदे को ऑन बोर्ड किया। 2-4 बंदे जो नहीं हो सके उसकी छोड़े, वो एक्सेप्शन है, उनकी कोई रीज़न है, लेकिन उन्होंने पूरा 1973 का एक आइन, एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट के तौर पर हमारे सामने आया। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब, मुझे सॉरी उसका नाम भी लेना पड़ता है वरना इशारी काफ़ी था, ये इनके अंदर किसी के साथ मिल बैठने की कोई ना तमन्ना है, ना गुंजाइश है, ना इनको इस बात का आट आता है, क्योंकि ये सियासत के अंदर मैं समझता हूँ उस तरीके से आए नहीं है। ये कोई पैशन समझ के पॉलिटिक्स में नहीं आए। ये पॉलिटिक्स में उस तरह आया कि क्रिकेट का ग्लैमर था और क्रिकेट में ज़ाहिर है उनके पास स्किल भी थी, स्किल ने बाद में ग्लैमर भी दिया, लेकिन वो उस ग्लैमर के बाद उसकी जो कंटिन्यूटी थी, एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ जो होती है या परफॉर्मर की लाइफ जो होती है शॉर्ट लिव्ड होती है, वो लार्जर देन लाइफ नहीं बन सकती, वो दे सिंक इनटू ऑब्लिवियन, ये सिंपल सी बात है। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब के अंदर जब उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली तो उसको कंटिन्यू करने का एक ही तरीके था कि सियासत में, लेकिन उनको ये भूल गए कि सियासत के जो रूल्स ऑफ द गेम है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़र्क होती हैं। चुनाचे मैं बदकिस्मती से आज भी वो इस सारे मार खाने के बावजूद हकीकत यह है कि 3-4 साल में के बाद वो इसी फौज के साथ बैठे होंगे, इन्हीं लोगों के खिलाफ बैठे होंगे, इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अब नवाज शरीफ साहब की 20 अक्टूबर 2020 की तकरीर सुन लें गुजरांवाला में, और ये वो तकरीर है कि इसमें 2-3 प्री रेक्विजिट है। जो PDM का लॉन्ग मार्च इमरान के खिलाफ ये जलसे शुरू हुए थे 2020 में, मेक नो मिस्टेक, एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे थी, उसके पीछे उनकी और गेम हो रही थी। बाजा साहब पहले दिन से ही दूसरी तोसी के लिए उनके अंदर एक तलब थी। तो नवाज शरीफ साहब ने क्या उस तकरीर में कहा, उन्हें कहा कि हमारे इमरान खान साहब से कोई झगड़ा नहीं। कौन से इमरान खान साहब से? जिनके इक़्तिदार में वो जेल में रहे, जिनके इक़्तिदार में उनकी बीवी जो है अस्पताल में डेथ बेड पे थी, हालत नज़ा में थी, बाप बेटी दोनों बिलखते रहे। इमरान खान साहब को तरस नहीं है कि उनको फ़ोन में बात करा दे। अब तो कहते ना मेरी बेटों से बात नहीं कराई जाती। आप याद करो वक्त कि आपने जो किया, पता ही अल्लाह का अपने निज़ाम में मकाफात का अमल है। जिस मद में लोगों को तकलीफें दी है, अल्लाह ना करे इनको वो तकलीफें आई, उसी बात में तकलीफें आई। गिराना सनौला, टीन की छत, जून जुलाई और नीचे कीड़े मकोड़ों वाली उसमें। तो चुनाचे नवाज शरीफ ने कहा कि हमारी इमरान खान से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी दुश्मनी जो है या हमारी शिकायत जो है जना बाजू आपसे है, ये फैज़ हमीद आपसे है। भाई पूरी दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ ने वक्त था PDM का सारी तहरीक को बिठा के चला गया पहली एक तकरीर में। अब अगर ये स्कीम इमरान खान साहब को आए कि सियासतदानों को एक बात करें, मुमकिन नहीं है। और ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान को, जो दानियाल ने जिसकी तरफ निशानदेही की है, मुझे खदशा ये है, हकीकत ये है कि आज भी बिलावल साहब की तकरीर में सुन के मैं बिल्कुल उदास भी हो गया और थोड़ा सा परेशान भी हो गया हूँ। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये कोई ठीक है सर, ठीक है, टाइम नहीं है सर मेरे पास, दानियाल साहब का भी टाइम मेरे पास कम रहेगा। मैं एक फिक्र डॉक्टर साहब, ये तो ये है कि दिल लगाने उनको वाइट करने का तरीका है, वो ये तरमीम है, कर दोगे ठीक है, मेरा नहीं होगा तो ये जनाब दानियाल अजीज साहब अपना निजाम चलाने की कोशिश करें। दानियाल अजीज साहब, हमने एक चीज देखा, इमरान खान साहब का जो मुलाकात बंद हुआ तो फिर वो तशद्दुद आमेज जो एहतजाज सब बंद हो गए
और देखने में आ रहा है कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो किसी न किसी जगह पार्लिमानी कमेटी में और वैसे भी मुलाकात कर रही है, बिलावल भुट्टो से भी मिल रहा है, सियासी लोगों से भी मिल रहा है। तो इमरान खान साहब को की मुलाकात बंद हुई तो पीटीआई सियासी मुफाहमत के लिए आगे बढ़ गई। कैसे देखते हैं सर इसको? जी, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा सख्त व्यू लिया है और अपने आप को, मुझे याद है जब ये अकेले पार्लियामेंट के मेंबर थे तो ये पार्लियामेंट को उस तरफ उस वक्त भी एक नफ़रत की निगाह से देखते थे। और जब इनका वज़ीर आज़म का टेन्योर आया तो बहुत सारी तवक्कुआत थी कि पाकिस्तान में कोई फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई मईशत जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, कोई ये बताते थे कि यहाँ पर नौकरियों की भरमार लग जाएगी, इस तरह होगा। तो वो एक्सपेक्टेशन सारी धरी की धरी रह गई। उसमें से हमें निकला क्या, एक बुज़दार और एक ये जो पहले खटक साहब थे और फिर महमूद साहब थे। तो ये जो इनका तर्ज़ सियासत है इसको समझने की ज़रूरत है कि ये ज़हनियत क्या है। आप देखें कि ये सिर्फ आपको क्या ख्याल है कि ये बुज़दार का एक एपिसोड हो गया, ये जो माशाल्लाह वसीम अकरम प्लस होना था और ये बिल्कुल अब सबक सीख लिए, ऐसा नहीं है। ये टेढ़े हैं। उसकी वजह क्या है कि आप देखें, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े अच्छे वकील हैं माशाल्लाह गौर साहब और अच्छे इंसान भी होंगे, लेकिन क्या इनकी ये रुतबा था कि ये पीटीआई के चेयरमैन कहलाएं? तो क्यों इनको चेयरमैन बनाया गया? किसी के ऊपर एतबार नहीं था। ये सब जो है बिल्कुल फारगुल बाला है कि ये नहीं बन सकते। तो ये आने वाले दिनों का एक सियासी, मैं आप समझ लें, मैं उनके पर्सनल कैरेक्टर पे बात नहीं कर रहा, लेकिन ये नया से उस्मान बुज़दार है जिसके साथ ये सब खड़े हैं। ये हमें बताते थे कि हम दरबारी नहीं होने देंगे, हमारे यहाँ साइकिल वाला भी रिक्शा वाला भी बन जाता है, हम एक मुनसिफाना एक सियासत चाहते हैं और ये सारी जमातें गलत हैं। वो दरबारी क्या, आपने तो सारे के सारे सीनियर लीडरशिप को ला के अपने जो एक मुलाजिम के सामने खड़ा कर दिया। तो ये किस किस्म की सियासत है? तो ये जो किंग्स हैं पीटीआई में और इमरान खान में, ये एक ज़हनी कमज़ोरी है। ये इनको अपने आप देखें, ये जो कहते हैं ना जी कानों का कच्चा है, ये किसी की भी बात सुन लेता है। अब वो जो जिन थे दवार में, जिनके लिए कच्चा गोश्त रखा जाता था, जो फैसले करते था कि चीफ सेक्रेटरी किसने होना है और आईजी किसने लगना है, ये जो आईजी पंजाब बदला गया था कि जी मेरे बहनोई की ज़मीन आप लेके दें उनको, ज़मीन जब पता चला अदालत में गए तो उनकी थी ही नहीं, और पूरे पंजाब का आईजी बदल दिया कि जी हम पुलिस रिफॉर्म कर रहे हैं, हम तो बादशाहत नहीं है, हम तो चाहते हैं कि कानून कायदे के तहत। ये क्या था? तो ये जो इनकी हरकत है ना, ये उससे, और पाकिस्तान की मईशत कहाँ गई? पाकिस्तान में इतनी महंगाई हुई जो बाद में भी महंगाई हुई। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह बताया है कि महंगाई जो है, जब वो हरकत होती है जिससे महंगाई आनी होती है, वो हरकत होती है तो 12 माह के बाद वो बाजार की सतह पे नमूदार होती हैं। तो पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड महंगाई हुई पाकिस्तान की तारीख में, उससे आप 12 महीने पीछे गिने तो आप 2020 में पहुंच जाएंगे, आप 2021 में पहुंच जाएंगे। तो वहां उस वक्त कौन था? तो ये आजकल मैं हैरान हूं इस हुकूमत पे कि ये जो स्टेट बैंक का गवर्नर था, उस वक्त उसको तो जेल में होना चाहिए, जो उसने पाकिस्तान की अवाम को शिकस्त और रेख कर दिया। ये स्टेट बैंक का काम था महंगाई रोकना, और बजाय इसके कि उसको जेल में डालें, उसके साथ मिलके अगले दिन मैंने अखबार में पढ़ा ये नए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको एक कंसल्टेंट के तौर पे रख रहे हैं कि वो और पाकिस्तान का सत्यानाश करे। तो अब मैं हैरान होता हूं इनके ऊपर कि ये किस किस्म की हुकूमत है, ये किस किस्म के लोग हैं। क्या इन्होंने मुंह से मांगा क्या अपने पाकिस्तान की अवाम को तबाह करना है? इनको नहीं पता कि इस शख्स का क्या किरदार था, इसने किस तरह पाकिस्तान को तबाह किया। IMF के रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं जिसमें इसको वार्न किया गया था, पाकिस्तान की हुकूमत को वार्न किया गया था, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा, कि खुदारा अपने स्टेट बैंक को बोलें अपनी पॉलिसी ठीक कर लें, पाकिस्तान की अवाम ने मर जाने महंगाई से, ये मिट जाएंगे बेचारे। और ये हमेशा उनको कहते थे कि कभी ये शौकत तरीन को ले आते थे, कभी ये बस ये म्यूजिकल चेयर्स, कभी वो हफीज शेख को निकाल देते थे, कभी किसी को, और एंड में क्या हुआ? पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई आई, पाकिस्तान की अवाम शिकस्त और रेख्त हो गई, गरीब मिट गया। इसका कोई सदेबाब ही नहीं है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब, कमी थी वरना जरूर हम आपको सुनते। जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ चाहता है, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।